हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूकेपीएससी मेंस में या फिर आपके सिविल सर्विसेज मेंस में आ सकता है। तो ये एक एडिटोरियल है जो द हिंदू में आया था, मेक ईपीआई एन एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तो ये जो टॉपिक है, हम बात करते हैं कि जैसे कि हर वीडियो में शुरू में बात करता हूँ मैं कि किस पेपर में आपके आ सकता है। तो अगर मैं बात करूँ आपके यूकेपीसीएस की, तो जो आपका जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर है जिसमें आपका लिखा हुआ है सोशल जस्टिस, वहां पर ये टॉपिक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम की बात करूं तो फिर से आपका जनरल स्टडीज का जो पेपर सेकंड है जहां पे लिखा हुआ है सोशल जस्टिस, आपके वहां पर ये टॉपिक जो है क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकता है। और बात की जाए कि अगर हम यूके पीसीएस में बात करें कि किस पार्ट में आ सकता है, तो जैसे कि आपको अब याद हो चुका होगा लगातार ये वीडियो देखते देखते कि पार्ट 1 जो है 20 सेंटेंस में है, पार्ट 2 50 सेंटेंस में है, पार्ट 3 आपका 125 सेंटेंस में है, तो और पार्ट 4 250। तो ये पार्ट 3 या पार्ट 2 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आपके द ईयर 2024 मार्क्स एज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें बच्चों जो भी पॉइंट्स आपके हैं उसको हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि उसी का आप लोग प्रिसाइज फॉर्म बनाकर अपने मेंस में आंसर बनाने की और लिखने की अभी से प्रैक्टिस करेंगे। तो 2024 को मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोथ ग्लोबली एंड इंडिया। ठीक है, तो 24 को आप पूरे वर्ल्ड वाइड भी देख सकते हैं और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक और हमको पॉइंट मिलता है क्या कि 50 years since launch of expanded program on immunization by WHO in 1974। ठीक है, तो 1974 में जो है आपका ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था आपका। कौन सा? ईपीआई जो है उसको लगभग 50 साल होने को हो गए हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखो, एक हमको जो फैक्ट है ये मेंस के साथ साथ आपके एमसीक्यू के लिए भी मिल गया, प्रीलिम्स के लिए, कि जो ईपीआई था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये कब आपका लॉन्च हुआ था? तो आपने टिक करना है 1974 में आपका लॉन्च हुआ था। द ईपीआई वॉज इंट्रोड्यूस एज अ एराडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरसेस वॉज ऑन हॉरिजॉन and a need to leverage the then immunization infrastructure and a trained workforce for recognition to expand the benefit of available vaccine। ठीक है, शुरू में ये चैलेंजेस हमारे सामने रहे थे। एवरी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड इनिशिएटेड इट्स नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देयरफॉर अगर आप देखो, इंडिया ने भी कब लॉन्च किया ईपीआई को? 1978 में लॉन्च किया। तो ये भी आप एक फैक्ट अपने मेंस में लिखेंगे, विच वॉज रीनेम्ड एज यूआईपी यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1985। तो ये भी एक फैक्ट है, एक पॉइंट है जो आपके किसमें, आपके ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपके एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, साथ ही साथ मेंस में ये पॉइंट आप लिखेंगे। इन 1974 देयर वाज देयर वर वैक्सीन टू प्रिवेंट 6 डिजीज, 6 डिजीज थी। 5 डिकेड लेटर यानी कि आप कह सकते हो 50 साल बाद, देयर आर वैक्सीन अगेंस्ट 13 डिजीज विच आर यूनिवर्सल रिकमेंडेड। ठीक है, तो ग्लोबली और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग काफी कुछ तरक्की कर चुके हैं कि पहले से 6 वैक्सीन को ही प्रायोरिटीज देते थे। आज की डेट में हम लोग 13 वैक्सीन के लिए या 13 डिजीज के लिए अगेंस्ट में क्या लगाते हैं? वैक्सीन लगाते हैं। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो आपके प्रीलिम्स और मेंस में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड वैक्सीन अगेंस्ट 17 डिजीज आर रिकमेंडेड फॉर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद द चिल्ड्रंस विथ 3 डोजेज ऑफ डीपीटी, ठीक है, अ ट्रेसेस इंडिकेटर ऑफ कवरेज हैज बीन राइजिंग ओवर दिस ईयर। तो ये भी एक पॉइंट है, डीपीटी का फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड, जो कि मतलब ऑन पेपर्स है, एक दो केस आ जाए तो अलग बात है, बट ऑन पेपर्स कहा गया है कि स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड। पोलियो एलिमिनेटेड फ्रॉम ऑल बट 2 कंट्रीज हैव मेनी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैव नियरली डिसअपियर्स। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आपका बन सकता है। इन इंडिया द कवरेज हैज इंक्रीज्ड एवरी पासिंग ईयर। लगातार हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम बढ़ाते आ रहे हैं, खासतौर पे जो आपके क्या होते हैं जो आंगनबाड़ी सेंटर्स होते हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड इन 1921 76% ऑफ चिल्ड्रन रिसीव्ड रिकमेंडेड वैक्सीन। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एनालिसिस हैव एस्टिमेटेड दैट वैक्सीन आर हाईली कॉस्ट इफेक्टिव
intervention with every single dollar of expenditure on vaccination program ensuring a 7 to 11 fold return। यानी कि जब आप इतना पैसा वैक्सीनेशन में खर्च कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक जो आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी इसको थोड़ा सा आप अगर चाहें तो एक लाइन में एलाबरेट कर सकते हैं कि मान लीजिए एक बच्चे को आपने जो ये वैक्सीन है, पूरा जो बंच है वैक्सीन का डिजीज का, वो लगाया, तो क्या होगा, एक हेल्दी बच्चा बड़ा होगा, मेंटली फिजिकली पढ़ेगा लिखेगा, और आपके कंट्री के इकोनॉमी में वो बहुत बड़ा क्या करेगा, योगदान देगा, कंट्रीब्यूशन देगा। उसी की जगह आप ऐसे बच्चों को ब्रॉटअप कर रहे हैं जो अलग अलग डिजीज से पीड़ित हैं, तो एज कि उन पर सरकारी पैसा भी खर्च होगा और उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। तो उस हिसाब से जो रिटर्न होता है वो बहुत अच्छे आपके होते हैं। इन मिक्स्ड हेल्थ सिस्टम with both private and public sector delivering services, immunization often remain the only health intervention with greater utilization from government sector। और ये बात भी हम पिछले कई सालों के अपने एक्सपेरिमेंट में देखते आ रहे हैं। In India, share of private sector in overall health service is nearly 2/3 आप देख सकते हो कितना बड़ा शेयर है। However, 85 to 90% of all vaccines are delivered from government facility। क्योंकि मैंने बोला कि वो आंगनवाड़ी जो केंद्र है जहाँ पे फ्री में सारी वैक्सीन लगाई जाती है, लगभग 90% वो वैक्सीनेशन कवर कर लेता है। फिर इन 2022 ग्लोबली एन एस्टिमेटेड 14.3 मिलियन चिल्ड्रन वर जीरो डोज। अब ये थोड़ा सा निगेटिव है कि लोग थोड़ा सा एक जो झील है वो नहीं दिखा रहे हैं, वाइल अनदर 6.2 चिल्ड्रन वर पार्शली इम्यूनाइज। मतलब 13 में से कुछ वैक्सीन मिली और कुछ वो लेने नहीं गए। The vaccination coverage in India has increased both nationally and state-wise। ये भी दूसरा पॉजिटिव फैक्ट है। There are persistent inequality in coverage by geography, socio-economic strata and other parameters with demanded urgent intervention। ठीक है, तो ये आप लोग इसको थोड़ा सा elaborate कर सकते हैं कि कैसे inequality जो इक्विटीज है, ज्योग्राफी, कई आपके रिमोट एरिया है जहाँ पे जो आपके वैक्सीनेशन के जो आपके करने वाले लोग हैं नहीं पहुंच पाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक में कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र में जाके वैक्सीनेशन कराए। इट इज इंटरेस्टिंग दैट व्हेन इट कम्स टू वैक्सीनेशन पीपल ऑफेंड एंड रॉन्गली बिलीव दैट वैक्सीन इज ओनली फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये भी एक आपका पॉइंट है जो आप ले सकते हैं। द फर्स्ट एंटी रेबीड वैक्सीन कॉलरा एंड टाइफॉइड वैक्सीन हैव डेवलप्ड बिटवीन 80s to 90s। ठीक है, प्राइमली फॉर एडल्ट, तो शुरू में वो एडल्ट्स के लिए बनी थी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद The vaccines were developed in any part of world against plague 1897 में, was from India and meant for individual across all age group। ठीक है, तो ये एडल्ट के बारे में बताया जा रहा है कि भाई उनके लिए ये वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंट है। The BCG against tuberculosis was first introduced in nationwide campaign in 1951 and also administered to the adult population। इसीलिए हमारे यहाँ जो टीबी के केसेस हैं वो कंट्रोल, अभी तो पूरी तरीके से एराडिकेट नहीं हुआ है, एराडिकेट नहीं कर पाए हैं, उसके कई कारण हैं, लेकिन कंट्रोलेबल है और धीरे धीरे हम जो पेशेंट हर साल आते हैं वो कम होते जा रहे हैं। Children are most vulnerable for vaccine preventable disease. They rightly been prioritized for vaccination. The recent announcement of HPV vaccine for teenage girl is a good start। अभी ये मोदी सरकार ने, या कह सकते हो अभी की रिसेंट गवर्नमेंट ने ये किया और बहुत जरूरी भी है। The Indian government need to consider providing recommendation vaccine for wider section of adult and elderly population। ठीक है, तो ये जो है आप प्रिसाइज करके जितना हमने डिस्कस किया पॉइंट वाइज, उसको आप आराम से अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं।